चलिए शुरू करते हैं। आज हम जानेंगे मैकेनिकल सील के बारे में। मैकेनिकल सील देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, यह है मैकेनिकल सील। मैकेनिकल सील का ये है, इसको कहते हैं हम लोग ग्लैंड, और इधर में होता है सील फेस। तो इसके बारे में हम डिटेल में आगे जानेंगे। देखिए यहाँ पर भी है, ये मैकेनिकल सील, यही फेस है। इसके बारे में मैंने आपको बताया। यह इसको सील फेस बोलते हैं। ओके, इसके बारे में डिटेल्स में आगे हम लोग जानेंगे। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हम मैकेनिकल सील का यूज क्यों करते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या क्या टाइप्स होता है, इससे पहले क्या यूज किया जाता था, और उसमें क्या ऐसा खामियां आ गई जिसकी वजह से हम लोग मैकेनिकल सील यूज करने लगे। तो मैकेनिकल सील के यूज करने से पहले हम लोग ग्लैंड पैकिंग का यूज करते थे। देखिए यहाँ पर है, ये ग्लैंड पैकिंग है, एक रोप टाइप का होता है ना, ये आपको ग्रेफाइट का बना हुआ होता है। ग्रेफाइट का बना होता है या फिर पीटीएफई, पीटीएफई का बना होता है। पीटीएफई का मतलब होता है पॉली टेट्रा फ्लोरो इथिलीन। ये इसका बना होता है। ओके, तो देखिए ग्लैंड जो है या फिर मैकेनिकल सील जो है, वो हमेशा आपको यहाँ पर इंस्टॉल मिलेगा। इसको हम लोग कहते हैं स्टफिंग बॉक्स। स्टफिंग बॉक्स यानी कि मैकेनिकल सील हो या ग्लैंड पैकिंग, वो स्टफिंग बॉक्स के पास इंस्टॉल किया जाता है। और मैकेनिकल सील से पहले हम लोग स्टफिंग ग्लैंड पैकिंग का यूज किया जाता था। तो ग्लैंड पैकिंग जो है वो देखिए यहाँ पर जैसे किया हुआ है। तो हम लोग क्या करते थे कि जो स्टफिंग बॉक्स है उसमें ग्लैंड पैकिंग इसमें डालकर, ये जो है एक क्लैंप टाइप का रहता था, इसको हम लोग नट बोल्ट से टाइट कर देते थे, जिसकी वजह से प्रॉपर सीलिंग यहाँ पर हो जाता था। और इधर का जो फ्लूइड है वो इधर बाहर लीकेज नहीं होता था। ये पंप का सक्शन है, ये डिस्चार्ज है, ये जो है ये इम्पेलर है, ये जो है ये शाफ्ट है। ओके, तो इसको ग्लैंड को टाइट कर देने के बाद यहाँ पर से लीकेज नहीं हो पाता था, प्रॉपर सीलिंग यहाँ हो जाता था। लेकिन क्या होता है कि जैसे जैसे पंप रन करता है, शाफ्ट रोटेट करता है, तो यहाँ पर आपको फ्रिक्शन जनरेट होगा, जिसकी वजह से हीट जनरेट होगा, और यहाँ पर जो ग्लैंड पैकिंग है वो धीरे धीरे वियर आउट होने लगता है। तो ग्लैंड पैकिंग का ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है कि उसमें आपको बहुत जल्दी जल्दी मेंटेनेंस करना पड़ता है, और आपको बार बार मेंटेनेंस करने के लिए बार बार आपको जो प्रोसेस फ्लूइड है उसको ड्रेन करना पड़ेगा, यानी कि प्रोडक्ट का भी लॉस होता है, बार बार आपको मेंटेनेंस करना पड़ता है। ठीक है, तो ग्लैंड पैकिंग जो है देखिए यहाँ पर आपको प्रॉपर दिखलाई दे रहा होगा कि ये जो है एक ग्लैंड है। ठीक है, और ये जो क्लैंप टाइप का है इसको यहाँ पर नट बोल्ट को हम लोग टाइट कर देते हैं। टाइट करने से क्या होता है कि ये इधर प्रेशर डालेगा, जिसकी वजह से ये इधर दबेगा तो प्रॉपर सीलिंग यहाँ पर बनाएगा, ऐसा होता है। और इसकी वजह से
मतलब कि प्रॉपर सीलिंग होने की वजह से इधर से लिक्विड बाहर नहीं आ पाता था। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि जब बार बार पंप जब रन करने से धीरे धीरे क्या होता है कि ये वियर आउट होने लगता है, धीरे धीरे रगड़ा कर हीट फ्रिक्शन ये सब की वजह से धीरे धीरे ये ख़त्म होने लगता है। तो फिर जिसके बाद से गैप बन जाता है, यानी कि ये ग्लैंड पैकिंग और शाफ्ट के बीच में गैप बन जाता है, जिसकी वजह से लिक्विड यहाँ से बाहर निकलने लगता है, लीकेज होने लगता है। ये बहुत कॉमन होता है ग्लैंड पैकिंग में। तो यही इसमें प्रॉब्लम है। चलिए इसके मटेरियल के बारे में तो मैंने बता दिया। ये मटेरियल जो है वो ग्रेफाइट, ग्रेफाइट या फिर PTFE तो बना होता है, एक रोप टाइप का होता है। ओके, अब इसके एडवांटेज की बात करते हैं। तो ग्लैंड पैकिंग का बस एक ही एडवांटेज है कि ये आपको सस्ता मिल जाएगा, यानी कि इसमें ज़्यादा पैसा नहीं लगता है। इसके पास एक ही एडवांटेज है कि लो कॉस्ट होता है, बस, और कुछ इसका एडवांटेज नहीं है। जबकि इसका डिसएडवांटेज बहुत सारा है। इसका डिसएडवांटेज ये है कि चूँकि हमको प्रॉपर सीलिंग करने के लिए ग्लैंड पैकिंग को पूरा टाइटली कसना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर जो है आपको प्रॉपर सीलिंग करने के लिए ग्लैंड पैकिंग को नट बोल्ट के सहायता से आपको पूरा टाइट करना पड़ेगा। जब टाइट करना पड़ेगा और पंप जब रन करेगा तो यहाँ पर मोर फ्रिक्शन होगा, बहुत फ्रिक्शन होगा, जिसकी वजह से बहुत हीट जनरेट भी होगा। ओके, तो यानी कि डिसएडवांटेज में क्या है, मोर फ्रिक्शन। बहुत फ्रिक्शन जनरेट होगा, जिसकी वजह से बहुत हीट जनरेट होगा। ओके, अब देखिए जब फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो हमको शाफ्ट को रोटेट करने के लिए ज़्यादा पावर चाहिए, यानी मोर पावर रिक्वायर्ड। ओके, हम लोग को पावर भी ज़्यादा चाहिए उसको पंप को चलाने के लिए, ठीक है। और चौथी बात कि नेक्स्ट क्या है कि जैसे कि अब चौथा, जैसे कि मोर पावर कंजप्शन होगा और बार बार शट डाउन होगा, तो यानी कि मोर डाउन टाइम। ओके, यानी कि बार बार शट डाउन होगा, तो ज़्यादा शट डाउन होना भी सही नहीं है, क्योंकि वैसे बार बार इसको मेंटेनेंस करने से हमको बार बार प्रोडक्ट को ड्रेन करना पड़ेगा। ड्रेन करने का मतलब है कि देखिए यहाँ पर जब हमको इसका मेंटेनेंस करना होगा तो हमको जो इसके अंदर का जो लिक्विड है, जो या जो भी फ्लूइड है, गैस है, उसको हमको ड्रेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ड्रेन करने से हमको क्या होगा, प्रोडक्ट लॉस होगा। लेकिन नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या है, प्रोडक्ट लॉस।
ओके। अब चूँकि ज़्यादा मेंटेनेंस करने से इसका क्या होगा, मेंटेनेंस कॉस्ट भी बढ़ेगा, मोर मेंटेनेंस कॉस्ट। तो यही सब इसका वो ड्रॉबैक था, जिसकी वजह से हम लोग ग्रैंड पैकिंग का यूज करना बंद कर दिए और मैकेनिकल सील का यूज करना शुरू कर दिए। तो मैकेनिकल सील का एडवांटेज क्या हो जाएगा, तो मैकेनिकल सील का एडवांटेज वही सब हो जाएगा जो इसका ड्रॉबैक को दूर करने के लिए हम लोग किए। जैसे कि आप लोग देखिए, मैकेनिकल सील क्या है, वो 10 से 15% पावर सेविंग, ठीक है। यानी कि मैकेनिकल सील में क्या होता है कि यहाँ ना तो आपको फ्रिक्शन देखने को मिलेगा, ना ही आपको बार बार आपको फ्रिक्शन हीट यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर पावर सेविंग हो जाता है, आपको ज़्यादा पावर देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। दूसरा क्या होता है, लो मेंटेनेंस कॉस्ट। लो मेंटेनेंस कॉस्ट क्यों, क्योंकि हमको मतलब जल्दी जल्दी मेंटेनेंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। हमको जब बार बार मेंटेनेंस नहीं करना पड़ेगा तो मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम आएगा, जाहिर सी बात है। और ग्लैंड पैकिंग में क्या होता है कि वो जल्दी जल्दी रब हो जाता है, ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से हमको बार बार उसको चेंज करना पड़ता है ग्लैंड पैकिंग को। लेकिन मैकेनिकल सील को बार बार काम नहीं आता है। नेक्स्ट क्या है कि जब हमको कम मेंटेनेंस करना पड़ेगा तो हमको प्रोडक्ट को कम ड्रेन करना पड़ेगा, क्योंकि मेंटेनेंस करने के लिए चाहे ग्रैंड पैकिंग हो या मैकेनिकल सील, हमको पंप को ड्रेन करना पड़ता है। यानी कि जब मेंटेनेंस कम होगा तो पंप को हम लोग कम ड्रेन करेंगे, यानी कि प्रोडक्ट लॉस भी कम होगा। लेस प्रोडक्ट लॉस, यानी कि एज कम्पेयर टू ग्लैंड पैकिंग सब प्रोडक्ट लॉस बहुत ही कम होगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा कि इसमें लीकेज का प्रॉब्लम बहुत ही कम आता है, यानी कि इनसिग्निफिकेंट लीकेज। ओके, तो ये सब है मतलब एडवांटेज है मैकेनिकल सील लगाने का, कि हमको बार बार मेंटेनेंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। इसमें प्रोडक्ट का लॉस बहुत ही कम होता है, क्योंकि हमको बार बार पंप ड्रेन नहीं करना पड़ेगा। ओके, इसमें लीकेज भी बहुत ही कम होता है। तो इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से हम लोग मैकेनिकल सील का यूज करते हैं। तो मैकेनिकल सील क्या है, मैकेनिकल सील एक ऐसा डिवाइस है जो जिसका यूज लीकेज को रोकने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो मैकेनिकल सील क्या है, मैकेनिकल सील इज ए डिवाइस which is used to prevent the leakage between rotating पार्ट्स। अब मैं यहाँ पर रोटेटिंग पार्ट्स क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जहाँ स्टेशनरी जो पार्ट्स है
जैसे कि मान लीजिए कोई पाइप है, वहाँ पर लीकेज आ गया, तो उसमें तो हम वेल्डिंग भी मार देंगे, क्लैंपिंग भी कर देंगे। लेकिन जब जहाँ रोटेटिंग पार्ट्स हो, जो दो चीज़ रोटेट कर रहे हो, जैसे कि पंप में पंप केसिंग और इम्पेलर, मतलब इम्पेलर रोटेट करता है और केसिंग स्टेशनरी रहता है, तो यहाँ पर तो हम वेल्डिंग तो नहीं मार सकते हैं, क्योंकि वो जब वेल्डिंग मारेंगे तो फिर रोटेट रोटेट कैसे करेगा, फिर पंप काम ही नहीं करेगा। तो यहाँ पर मैकेनिकल सील का यूज करते हैं, यानी कि मैकेनिकल सील का यूज हम हमेशा रोटेटिंग एलिमेंट के लिए यूज करते हैं। ओके, इस फोटो में आपको जो दिखाई दे रहा है, ये जो पार्ट्स है, ये वाला इसको बोलते हैं ग्लैंड। ठीक है, ये वो वाला ग्लैंड नहीं है, ग्लैंड रूप नहीं है, इसका नाम है ग्लैंड। ठीक है, ये पार्ट आपको हमेशा स्टेशनरी मिलेगा। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, 4 ठोर होता है, एक इधर छिपा हुआ है। तो इसमें हम लोग नट बोल्ट की सहायता से पंप के केसिंग में हम लोग इसको फिट कर देते हैं, इंस्टॉल कर देते हैं। और ये जो पार्ट्स लग रहा है, ये आपका रोटेट करता है, यानी कि कुछ पार्ट्स आपको स्टेशनरी मिलेंगे, कुछ पार्ट्स आपको रोटरी मिलेंगे। ओके, ये इसी पार्ट्स के अंदर आपको शाफ्ट रहता है, यानी कि ये जो है शाफ्ट पे माउंटेड रहता है। अब देखिए, पंप में मैकेनिकल सील हो या फिर ग्लैंड पैकिंग कहाँ पर लगे रहते हैं, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे देखिए, ये तो हो गया पंप का सक्शन, ये हो गया डिस्चार्ज, ये है आपका शाफ्ट। ओके, और ये है आपका इम्पेलर। ओके, और ये है, इसको पूरा हम लोग केसिंग कहते हैं। ओके, और ये जो है, ये है अपना मैकेनिकल सील। तो मैकेनिकल सील जो है वो पंप केसिंग के बैक प्लेट जो है, बैक प्लेट, ये बैक प्लेट पे माउंटेड रहता है। और ब्लैक प्लेट में भी कहाँ, तो जहाँ पर माउंटेड रहता है उसको हम लोग कहते हैं स्टफिंग बॉक्स। उसको हम लोग स्टफिंग बॉक्स कहते हैं। ओके, यहाँ पर आपका सील माउंटेड रहता है, और ग्लैंड भी यहीं पर माउंटेड रहता है, यानी कि सील हो या ग्लैंड दोनों यहीं पर माउंटेड रहते हैं। आप इसमें भी देखिए, यह है पंप का सक्शन, यह है डिस्चार्ज, यह है शाफ्ट, यह है इम्पेलर। ठीक है, और यहाँ पर अपना मैकेनिकल सेल माउंटेड किया हुआ है। ओके, ये देखिए, ये जो पार्ट है, ये यहाँ पर नट बोल्ट से कनेक्टेड रहता है, इसको कहते हैं ग्लैंड। ठीक, ग्लैंड कहते हैं। और इधर जो है, ये है आपका शाफ्ट स्लीव। ठीक है, शाफ्ट स्लीव के ऊपर जो मैकेनिकल सेल का रोटेटिंग पार्ट्स है वो माउंटेड रहता है, क्योंकि शाफ्ट के साथ ही ये भी रोटेट करता है। जबकि ये जो ग्लैंड, ये आपका स्टेशनरी रहता है, नट बोल्ट से टाइट रहता है। चलिए, अब तो हम लोग जान गए मैकेनिकल सील, ग्लैंड पैकिंग इसका क्या है, इसका क्या क्या एडवांटेज है, क्या क्या डिसएडवांटेज है। अच्छा हाँ, मैकेनिकल सील का आपको डिसएडवांटेज। ओके, मैकेनिकल सील का डिसएडवांटेज क्या है, तो मैकेनिकल सील का बस ज़्यादा नहीं, एक ही डिसएडवांटेज है जिसको आप कह सकते हैं, वो है मोर कॉस्टली, बहुत महंगा होता है। बस यही है इसका डिसएडवांटेज है, और कुछ नहीं है। बाकी तो इसका फ़ायदा ही फ़ायदा है, हमको मेंटेनेंस का जल्दी ज़रूरत नहीं पड़ता है, जिसकी वजह से हम लोग का मेंटेनेंस कॉस्ट बच जाता है। और बार बार मेंटेनेंस ना करने की वजह से हम लोग को बार बार पंप को बंद नहीं करना पड़ता है, यानी कि लेस डाउन टाइम। और हम लोग को बार बार पंप ड्रेन नहीं करना पड़ता है, यानी कि प्रोडक्ट का भी हम लोग को बचत हो जाता है, लॉस नहीं होता है, और प्लांट भी इफिशिएंट तरीके से कंटिन्यूस चलते रहता है। चलिए, अब बात करते हैं मैकेनिकल सील के पार्ट्स के बारे में। मैकेनिकल सील का पार्ट्स देखिए, आपको यहाँ पर
आपको दिखाई दे रहा होगा कि मैकेनिकल सेल के बहुत सारे पार्ट्स हैं। देखिए ये जो है ये है ड्राइव कॉलर, और ये जो है ये ग्लैंड है। जैसे कि मैंने पिछले भी फिगर में आपको दिखाया हूँ, इसको ग्लैंड कहते हैं, इसको ड्राइव कॉलर कहते हैं। ये जो आपको ऐसे निकला हुआ दिखाई दे रहा है इसको ग्रब स्क्रू कहते हैं। मैं आगे सब के बारे में बताऊँगा। यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए क्या है। ये देखिए ये है सील फेस, ओके, यह सील फेस, यह है सील फेस, ये आपका है, यह है ओरिंग। ये जो आपको इसमें दिखाई दे रहा है ऐसे ऐसे, यह है आपका स्प्रिंग है। स्प्रिंग का यूज हम लोग ये जो सील फेस है इसको आपस में कनेक्ट मतलब कि सटे हुए रखने के लिए यूज करते हैं, ताकि दोनों सील फेस कांटेक्ट बनाए रखें, जिसकी वजह से लीकेज ना हो। देखिए यह है कंपोनेंट्स मैकेनिकल सील का। फर्स्ट जो कि मैंने आपको बताया ग्लैंड होता है, जो स्टेशनरी होता है, जो पंप की केसिंग में नट बोल्ट की सहायता से उसको वहाँ पर फिक्स किए रहते हैं। दूसरा है स्लीव। स्लीव जो है वो पंप के शाफ्ट होता है उसके ऊपर माउंट किया हुआ रहता है। क्यों? ताकि पंप के शाफ्ट में कुछ खरोच ना आए, कुछ प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि शाफ्ट बहुत महंगा होता है। अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ, ख़राब हुआ तो पंप के स्लीव में ख़राब हो, ताकि स्लीव सस्ता आता है तो उसको रिप्लेस आसानी से किया जा सकता है, हमारा कॉस्ट बचेगा, इसलिए हम लोग स्लीव का यूज करते हैं। और तीसरा है रोटरी मेटिंग रिंग। मेटिंग रिंग कहने का मतलब है वही सील फेस को ही कहीं कहीं हम लोग रोटरी मेटिंग रिंग, रोटरी मेटिंग रिंग, स्टेशनरी मेटिंग रिंग हम लोग इस तरह से बोलते हैं। रोटरी मेटिंग रिंग किसका बना होता है? ये आपको कार्बन का बना हुआ मिलेगा, सिलिकॉन कार्बाइड का बना हुआ मिलेगा, टंगस्टन कार्बाइड का बना हुआ मिलेगा, सिरामिक्स, ये सब बना हुआ मिलेगा इसका। स्टेशनरी मेटिंग रिंग, स्टेशनरी मेटिंग रिंग कहने का मतलब है वैसा सील फेस जो आपका रोटेट नहीं करेगा। ये आपको ग्लैंड के साथ स्टेशनरी जो है ये आपको ग्लैंड के साथ आपको माउंट किया हुआ रहेगा, फिक्स किया हुआ रहेगा, ये रोटेट नहीं करता है। रोटरी मेटिंग रिंग जो है ये आपको स्लीव के साथ रहता है ताकि ये रोटेट करता है, ओके। स्टेशनरी मेटिंग रिंग जो होता है ये भी कार्बन का बना होता है, सिलिकॉन कार्बाइड का बना हुआ होता है, टंगस्टन कार्बाइड का बना हुआ होता है, कहीं कहीं कास्ट क्रोमियम स्टील का भी बना होता है, सिरामिक्स का भी बना होता है। अब नेक्स्ट जो है वो है ओरिंग। तो ओरिंग भी एक एज ए सेकेंडरी सील के रूप में यूज किया जाता है, सेकेंडरी सीलिंग के रूप में यूज किया जाता है। इसका भी बहुत यूज है, आगे मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट है कंप्रेशन यूनिट। कंप्रेशन यूनिट में आपका आ जाएगा स्प्रिंग, जो दोनों सील फेस को आपस में कनेक्ट किया हुआ रहता है, आपस में कॉन्टेक्ट बनाए हुए रहता है। रोटरी असेंबली में आपको स्लीव आ जाएगा, रिटेनर आ जाएगा, आपको वही रोटरी रिंग आ जाएगा, रोटरी सील फेस, स्प्रिंग जो आपका वो कंप्रेशन यूनिट में ही आ जाएगा। सेट स्क्रू या ग्रब स्क्रू, ये सब आपको यूज किया जाता है जो मैकेनिकल सेल का पार्ट्स है उसको टाइट करने के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट है रिटेनर। ये सब के बारे में इस में आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा आगे बाद में। ये देखिए यहाँ पे ये जो है ये आपका स्टेशनरी रिंग है। ये देखिए ये है ग्लैंड, ठीक है। इस ग्लैंड को नट बोल्ट की सहायता से फिक्स किया हुआ है, और ग्लैंड के साथ जो रिंग होता है, जो सील फेस होता है, उसको हम लोग स्टेशनरी सील फेस कहते हैं। स्टेशनरी सील फेस कही है, सील रिंग कही, दोनों एक ही है। तो जो ग्लैंड के साथ होता है उसको हम लोग स्टेशनरी कहते हैं, और जो शाफ्ट पर जो माउंटेड होता है उसको रोटरी कहते हैं।
ये जो है ये स्टेशनरी है। ठीक है, ये देखिए ये है आपका स्प्रिंग है, ये वाला स्प्रिंग है, यही आपको कंप्रेशन इधर किया हुआ रहता है ताकि दोनों आपस में कनेक्ट रहे, यहाँ से लीकेज ना होवे। ओके, और ये जो है ये है आपका ओरिंग, ये दोनों दोनों आपका है ओरिंग है। ओरिंग क्यों है? क्योंकि इधर से इधर से जो भी लिक्विड है वो बाहर नहीं आए। यहाँ पर ओरिंग जो है वो एक सीलिंग की तरह काम करता है, यहाँ पर भी ओरिंग जो है एक सीलिंग की तरह काम करता है ताकि इधर से लिक्विड बाहर ना आ जाए। देखिए ये है, ये आपका है स्लीव। ओके, और ये जो आपका है ये स्लीव रोटेट करता है, तो जो रोटेट करता है उसके साथ क्या रहेगा? रोटरी रिंग। ठीक है, तो ये है आपका रोटरी रिंग और ये है आपका भेलो। तो भेलो भी क्या है? एक रोटरी रिंग है, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें आपको स्प्रिंग नहीं मिलेगा, इसमें आपको भेलो टाइप का रहता है। यहाँ इसको ऐसे प्रेस कीजिएगा, दबाइएगा तो ये दबेगा, कंप्रेस होगा और ये एक्सपेंड होगा। तो भेलो और जनरल रोटेटिंग जो होता है उसमें क्या डिफरेंस है कि आपको भेलो में स्प्रिंग नहीं मिलेगा, इसमें आपको भेलो टाइप का रहेगा जो कंप्रेस होगा, एक्सपेंड होगा। एक सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ, नहीं फोटो नहीं है उसका, आगे मिलेगा, आगे मैं दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पर भेलो को यहाँ एलिन की के मदद से यहाँ पर फिक्स कर रहे हैं स्लीप पे, क्योंकि स्लीप के साथ साथ रोटेट करेगा, साथ साथ नचेगा, तो हम लोग स्लीप पे यहाँ पर टाइट कर दे रहे हैं, फिक्स कर दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो है ये है हमारा ड्राइव कॉलर, ये जो है ये है ड्राइव कॉलर। ये जो है ये इसका यूज करते हैं जब पंप का हमको मेंटेनेंस करना होता है, तो उस टाइम सील को लॉक करने के लिए। ठीक है, ये जो है इसको हम लोग सर्क्लिप बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा यह है सील फेस, यहाँ पर यह है गास्केट, और ये जो है ये ग्लैंड का फ्लैंज है। ग्लैंड भी दो तरह का होता है, दो भागों में बटा हुआ होता है। जो आपको प्रोसेस साइड रहेगा उसको इनर फ्लैंज बोलते हैं, जो आपको एटमॉस्फेयर साइड रहेगा उसको हम लोग आउटर फ्लैंज बोलते हैं। तो ये ग्लैंड का भी पार्ट है, इनर फ्लैंज है। ये गैस्केट है, गैस्केट हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं इधर ही, मतलब कि जो इनर फ्लैंज और आउटर फ्लैंज उसके बीच प्रॉपर सीलिंग करने के लिए हम लोग गैस्केट का यूज करते हैं। यहाँ पर देखिए सील का मेंटेनेंस होकर तैयार है लगने के लिए। ये आपका ग्लैंड है, ये देखिए मैंने आपको भी बताया था, ये जो है मेंटेनेंस के दौरान इसका यूज किया जाता है। इसको सील को लॉक करने के लिए, सील लॉक की इसको बोल सकते हैं, लॉक करने के लिए इसका यूज किया जाता है। जब रन करने के लिए रेडी हो जाता है, यानी कि मतलब जब मेंटेनेंस हो जाता है, तो इस लॉक की को हम लोग बाहर निकाल देते हैं। यहाँ पर नट बोल्ट है, नट बोल्ट को लूज करके इसको बाहर निकाल कर इसको फिर टाइट कर देते हैं तीनों को। यहाँ पर देखिए ये सिल्फिस सॉरी मैकेनिकल से
मैकेनिकल सील यहाँ पर इंस्टॉल किया जा रहा है। ये हमारा बैक प्लेट और यह बीरिंग हाउसिंग का पार्ट है और यहाँ पर मैकेनिकल सील लगाया गया है। देखिए यहाँ पर आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा कि ये आपका सक्शन है, ये आपका डिस्चार्ज है और यहाँ पर मैकेनिकल सील लगा हुआ है। ये आपका पूरा का पूरा केसिंग है, ये आपका बीरिंग हाउसिंग है और ये आपका कपलिंग है। और ये जो यहाँ पर डिवाइड थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं बैक प्लेट, केसिंग बैक प्लेट। केसिंग बैक प्लेट बोलते हैं। जब पंप को मेंटेनेंस करने के लिए खोला जाता है तो यहीं से ये सारा नट बोल्ट यहाँ से खोलकर यहाँ से पंप को अलग किया जाता है इधर, और इसको अलग निकाल कर हम लोग वर्कशॉप में ले जाते हैं, वहाँ पर हम लोग सील का मेंटेनेंस करते हैं। देखिए यहाँ पर और क्लियर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, ये हो गया सक्शन, ये हो गया डिस्चार्ज, यह है इम्पेलर, यह है अपना शाफ्ट, यह है बेयरिंग हाउसिंग, ये है मैकेनिकल सील यहाँ पर लगा हुआ है। इस फोटो में आप देखिए कि जब मैकेनिकल सील लीकेज करता है तो इधर से ऐसे निकलता है। मैकेनिकल सील टाइप्स, मैकेनिकल सील कितने टाइप्स के होते हैं, चलिए अब इसके बारे में हम लोग जानते हैं। मैकेनिकल सील टाइप्स, तो अब चलिए मैकेनिकल सील टाइप्स के बारे में जानते हैं। तो मैकेनिकल सील को बहुत तरह से डिवाइड किया गया है, जैसे कि लोडिंग मैकेनिज्म, सॉरी मैकेनिकल लिखा गया, मैकेनिज्म, अकॉर्डिंग टू लोडिंग मैकेनिज्म मैकेनिकल सील दो तरह के होते हैं, पुशर सील, ये वैसे किया, दूसरा नन पुशर सील। देखिए लोडिंग मैकेनिज्म के आधार पर मैकेनिकल सील दो तरह के होते हैं, पुशर और दूसरा नॉन पुशर। इसके बारे में आगे जानेंगे, अभी हम लोग क्लासिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं। अब अकॉर्डिंग टू डिजाइन, अकॉर्डिंग टू डिजाइन मैकेनिकल सील दो तरह के होते हैं। फर्स्ट बैलेंस्ड मैकेनिकल सील, दूसरा होता है अनबैलेंस्ड मैकेनिकल सील। यानी कि लोडिंग मैकेनिज्म के आधार पर भी दो तरह का होता है, पुशर और दूसरा नॉन पुशर, और डिजाइन के आधार पर भी दो तरह का होता है, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड। नेक्स्ट है अरेंजमेंट, अरेंजमेंट के आधार पर मैकेनिकल सील या तो इनसाइड माउंटेड होगा या फिर आउटसाइड। आउटसाइड माउंटेड होगा। आपको आउटसाइड माउंटेड तो जनरली आपको सिंगल सील मिलेगा, मतलब वहाँ पर वन पेयर ही रहेगा, रोटरी और स्टेशनरी सील फेस आपको सिंगल सील मिलेगा। लेकिन इनसाइड माउंटेड में आपको सिंगल और डबल दोनों सील मिलते हैं, यानी कि इनसाइड माउंटेड का नेक्स्ट आपका क्लासिफिकेशन हो जाता है
नेक्स्ट आपका क्लासिफिकेशन हो जाता है इनसाइड माउंटेड का सिंगल सील, और दूसरा जो हो जाता है वो डबल सील। ओके, सिंगल सील कहने का मतलब है कि वन पेयर, बोल सकते हैं, यानी कि एक इसमें स्टेशनरी और एक रोटरी रहेगा, वन पेयर। और डबल सील कहने का मतलब हो जाता है दो पेयर, यानी कि आपको दो स्टेशनरी और दो रोटरी आपको सिलेबस मिलेंगे डबल में, और सिंगल में एक मिलेगा, यानी कि सिंगल में एक जोड़ा, डबल में दो जोड़ा मिलेगा आपको। हाँ, जो डबल सील है दूसरा डबल सील है, इसको फर्दर 3 भाग में क्लासीफाई किया गया है, क्योंकि डबल सील जो है उसमें दो मेटिंग और दो सील रिंग जो वो होगा, वो उसका अरेंजमेंट तो अलग अलग हो सकता है, तो उसके आधार पर इसको फर्दर 3 भागों में डिवाइड किया गया है। चलिए मैं आपको थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर आपको ये ओरिंग दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो पुशर सील और नॉन पुशर सील में सारा खेला होता है ओरिंग का, ठीक है। अगर ओरिंग मूव कर रहा है, एक सेकेंड, अगर ओरिंग मूव कर रहा है इधर या इधर, तो इसको हम कहेंगे पुशर सील। अगर ओरिंग मूव नहीं कर रहा है, ओरिंग फिक्स है, तो उसको कहेंगे हम नॉन पुशर सील। उसको मैं आगे दिखाऊंगा। आप अभी यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या होता है कि इस सील फेस के बीच में कांटेक्ट बनाए रखने के लिए इधर से जैसे जैसे सील फेस मतलब कुछ टाइम के बाद तो सील फेस घिसेगा धीरे धीरे, तो जैसे जैसे सील फेस घिसते जाता है वैसे वैसे ओरिंग इधर मूव करते जाता है।
ओके। यानी कि यहाँ पर इनके बीच के गैप को मेंटेन करने के लिए, इनके बीच के सेल फेस को कॉन्टैक्ट को मेंटेन करने के लिए यहाँ ओरिंग मूव करता है। इधर से स्प्रिंग जो है वो इसको धक्का मारेगा, ठीक है। धक्का मारेगा तो ये भी इधर मूव करेगा, यानी कि ये जो सील फेस है और ओरिंग है दोनों साथ साथ मूव करते हैं, ठीक है। यानी कि इधर से पुश करता है स्प्रिंग, इसलिए इसको पुशर सील बोला जाता है, क्योंकि इसमें पुश करने के बाद ओरिंग मूव करता है, ओके। यानी कि ओरिंग अगर मूव करता है तो ये हो जाएगा पुशर, ठीक है। और अगर ओरिंग मूव नहीं करेगा तो इसको कहेंगे नॉन पुशर, ओके। पुशर सील टाइप्स, तो पुशर सील के भी टाइप्स होते हैं, लेकिन उससे पहले हम नॉन पुशर के बारे में जान लेते हैं। नॉन पुशर सील, देखिए यहाँ पर आपको ओरिंग नहीं मिलेगा, ठीक ना। तो यहाँ पर ओरिंग जब है ही नहीं तो मूव क्या करेगा, आपको ओरिंग यहाँ पर मिलेगा। और चूँकि ये जो पार्ट है ये फिक्स रहता है, ये शाफ्ट के ऊपर जो स्लिप रहता है वो स्लिप के साथ ग्रप शुरू से फिक्स रहता है, ओके। यानी कि ओरिंग यहाँ पर मूव आपको नहीं करेगा, ठीक। ओनली यहाँ पर सिल फेस ही मूव करेगा, सिल फेस ही मूव करेगा विद द हेल्प ऑफ बेल्डो। यहाँ पर आपको बेल्डोज का यूज होता है, ओके। यहाँ पर आपको स्प्रिंग नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपको बेल्डो का यूज होता है। तो नॉन पुशर सील में हमेशा आपको बेल्डो मिलेगा, ओके। और ओरिंग यहाँ पर आपको स्टेशनरी रहेगा, ओरिंग आपका मूव नहीं करेगा। यानी कि अब तो आप समझ गए होंगे कि पुशर और नॉन पुशर सील में बस यही डिफरेंस है कि ओरिंग एक में मूव करता है, दूसरा मूव नहीं करता है। ये देखिए यहाँ पर ये बेल्डो है, बेल्डो इसका मैंने पीछे भी आपको दिखाया था, ये बेल्डो है। इसको ऐसे कंप्रेस कीजिएगा तो एक कंप्रेस हो जाएगा, दब जाएगा, ठीक है। इसमें आपको स्प्रिंग का यूज़ नहीं होता है, इसमें बेल्डो टाइप का रहता है, एक कंप्रेस हो जाता है। कंप्रेस और एक्सपेंड होता है, कंप्रेस करके छोड़ दीजिएगा तो एक्सपेंड हो जाएगा अपने। पुशर सील डिसएडवांटेज, अच्छा पहले इसके बारे में जान लेते, पुशर सील के बारे में पहले जान लेते हैं, पुशर सील के टाइप्स के बारे में जान लेते हैं। तो पुशर सील दो तरह का होता है, पहले सिंगल स्प्रिंग और दूसरा जो होता है मल्टी स्प्रिंग। यानी कि पुशर सील जो है वो दो तरह का होता है, सिंगल स्प्रिंग सील, यानी कि जिस सील में हम लोग एक ही स्प्रिंग का यूज करते हैं उसको सिंगल स्प्रिंग सील बोलते हैं। जिसमें हम लोग बहुत सारा स्प्रिंग का यूज करते हैं उसको लोग मल्टी स्प्रिंग सील बोलते हैं। देखिए ये जो है ये आपका सिंगल स्प्रिंग सील है, यहाँ पर आपको एक ही स्प्रिंग ऐसे ऐसे मिल रहा होगा, एक ही स्प्रिंग है, ठीक है। तो इसको हम लोग सिंगल स्प्रिंग सील बोलते हैं। इसमें देखिए इसमें आपको मल्टी स्प्रिंग मिल रहा है, 1 2 3 4 और भी इधर होंगे। तो यहाँ पर एक से ज़्यादा स्प्रिंग है, यानी कि बहुत ज़्यादा है, तो इसको हम मल्टी स्प्रिंग सील बोलते हैं। दोनों को अपना अपना एडवांटेज डिसएडवांटेज है, उसको आगे बताएंगे हम।
नॉन पुशर सील क्या रहा था लोग जान ही लिए। और अब हम लोग जानेंगे पुशर सील डिसएडवांटेज। पुशर सील का कुछ डिसएडवांटेज भी है जो इस तरह से देखिए। स्प्रिंग क्लॉग्ड। स्प्रिंग क्लॉग्ड का मतलब होता है स्प्रिंग जो ऐसे ऐसे इसके अंदर कोई मटेरियल आके फंस गया तो ये अब कंप्रेस नहीं होगा, ना एक्सपेंड होगा, कंप्रेस नहीं होगा, तो इसको कहते हैं स्प्रिंग क्लॉग्ड हो गया। स्प्रिंग मतलब जाम हो गया, ठीक है। तो ये जो स्प्रिंग है, कभी कभी क्या होता है कि जो प्रोसेस फ्लूइड है, जो प्रोसेस लिक्विड है, उसमें कुछ कुछ डेब्रिस मतलब कुछ कुछ पार्टिकल आ जाते हैं जो यहाँ पर आकर फंस जाते हैं स्प्रिंग में, जिसकी वजह से स्प्रिंग जो है वो कंप्रेस या एक्सपेंड नहीं हो पाता है। इसी को हम लोग स्प्रिंग क्लॉग्ड बोलते हैं। ये एक बहुत ही मेजर डिसएडवांटेज है, क्योंकि अगर सील फेस के बीच में जो गैप है, इसको प्रॉपर सीलिंग करने के लिए अगर इधर से स्प्रिंग अगर नहीं फोर्स लगाएगा तो फिर कैसे सीलिंग हो पाएगा, फिर तो सील तो फेल हो जाएगा। इसलिए स्प्रिंग को क्लॉग नहीं होना चाहिए, यही इसका ड्रॉबैक है। दूसरा है पुशर सील हैंगअप। हैंगअप का मतलब है, देखिए आपको जो दिखा रहा हूँ कि एज सॉफ्टर कार्बन फेस वियर डाउन द रोटेटिंग फेस मस्ट मूव टू मेंटेन द फेस क्लोजर। यानी कि ये जो सील फेस है, अब क्या होता है कि अब कुछ समय बाद तो फेस तो थोड़ा बहुत वियर होगा ही, क्योंकि रन कर रहा है, हीट जनरेट हो रहा है, तो आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत फ्रिक्शन भी होता है, तो आपको यहाँ पर थोड़ा वियर तो होगा ही। तो जैसे से वियर होगा, मटेरियल नीचे गिरेगा या फिर जो भी बाहर जाएगा, जिसकी वजह से सील इधर मूव करेगा, इसको क्लोजर यानी कि प्रॉपर सीलिंग के लिए इधर मूव करेगा। ओके, तो क्या होता है कि उस केस में जैसे जैसे मटेरियल वियर आउट होता है, वैसे वैसे यहाँ पर आके जमा होने लगता है, ठीक है। यहाँ शाफ्ट पे या फिर जो शाफ्ट स्लिप है उस पर आके जमा होने लगता है। तो इस केस में क्या होता है कि एक टाइम ऐसा आता है कि जब इतना मटेरियल यहाँ पर जमा हो जाता है कि सील फेस फिर इधर मूव नहीं कर पाता है। जब यहाँ पर गैप इधर बनने लगता है तो यहाँ पर मटेरियल इतना जमा हो जाता है, एक सेकेंड, जब यहाँ पर मटेरियल वियर आउट होने लगता है तो वियर आउट होकर यहाँ पर गिरता है, और यहाँ पर गिरने के बाद मटेरियल इस कदर जमा हो जाता है कि एक बैरियर के रूप में काम करने लगता है, सील फेस के मूवमेंट के बैरियर के रूप में काम करने लगता है। सील फेस मूव नहीं कर पाता है। तो मान लीजिए कि जब यहाँ पर मटेरियल नेक्स्ट अगली बार जब वियर आउट हुआ और सील फेस मूव नहीं किया तो यहाँ तो गैप बन गया, यहाँ गैप बन गया ना, तो यहाँ गैप बन गया तो यहाँ से इधर से जो है प्रोसेस लिक्विड वो बाहर आने लगेगा, ठीक है, यानी कि लीकेज होना स्टार्ट हो जाएगा। धीरे धीरे क्या है कि यही लीकेज थोड़ा ज़्यादा होने लगेगा, क्योंकि जब ज़्यादा गैप बन जाएगा तो ज़्यादा होने लगेगा, ठीक है। समझ में आया? जैसे देखिए आपको फिर से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि कुछ समय बाद वो फ्रिक्शन से, हीट जनरेशन से जैसे भी मटेरियल यहाँ से वियर आउट होगा, मतलब मटेरियल घिस कर हटेगा, तो ये सील इधर मूव करेगा, क्यों? ताकि कॉन्टेक्ट बनाए रहे, स्टेशनरी सील फेस के साथ कॉन्टेक्ट बनाए रहे, लीकेज नहीं होने दे, ठीक है। लेकिन जब मटेरियल वियर आउट होगा यहाँ से, तो कुछ मटेरियल यहाँ पर नीचे आ जाएगा, यहाँ शाफ्ट स्लिप पर, और हल्का फुल्का इतना बाहर भी जा सकता है, लेकिन नीचे भी तो आएगा, चांसेस है इसके। तो इस केस में क्या होता है कि धीरे धीरे यहाँ पर मटेरियल जमा होने लगता है, ठीक है, और एक समय के बाद
मटेरियल इतना जमा हो जाता है कि नेक्स्ट अगली बार सील मूव नहीं कर पाता है। अगली बार जब ये राउट यहाँ पर होगा, मटेरियल जब यहाँ से घर्षण से या फिर मटेरियल यहाँ पर जब हटेगा तो ये सील फेस इधर मूव नहीं कर पाता है, क्योंकि यहाँ नीचे जो मटेरियल जमा हुआ है ये एक बैरियर के रूप में काम करने लगता है। तो अब आप ही बताइए कि जब यहाँ पर गैप बनेगा और इधर से ये सील फेस मूव नहीं करेगा इसको सीलिंग करने के लिए, तो इधर का जो लिक्विड है वो तो बाहर आने लगेगा, यहाँ पर जो गैप है उसके रास्ते से इधर आने लगेगा, यानी कि लीकेज होने लगेगा। तो धीरे धीरे क्या होगा कि जब ज़्यादा गैप बन जाएगा तो ज़्यादा मटेरियल इधर लीकेज होने लगेगा, यानी कि सील फेल कर जाएगा। अब सील को मेंटेनेंस की ज़रूरत है। तो पुशर सील में यही प्रॉब्लम है, ड्रॉबैक है। उसमें 2 ठो ड्रॉबैक है, स्प्रिंग क्लॉग्ड, दूसरा है हैंग अप। ये 2 ठो ड्रॉबैक है पुशर सील का। देखिए जो नन पुशर सील है, नन पुशर सील, देखिए यहाँ पर तो स्प्रिंग नहीं है, ठीक ना, इसको नन पुशर सील बोलेंगे। तो जो नन पुशर सील है, नन पुशर सील, तो इसमें ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता है, इसमें हैंगअप का आपको प्रॉब्लम नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि यहाँ पर जो है अगर इधर मटेरियल जमा भी होता है इधर, तो इधर ही रहेगा, ये इसके लिए बैरियर का काम नहीं करेगा। ये अपना क्लोज इधर होगा, ये वेलो के हेल्प से सील फेस इधर अपना क्लोजर आएगा। इधर में का गैप आपका मेंटेन, इधर स्टेशनरी सील के साथ अपना कॉन्टेक्ट बनाए रखेगा। और इसमें क्या था कि इसका डिज़ाइन कुछ इस तरह से रहता है कि यहाँ पर आपका ये सील फेस फंस जाता है, नीचे जो जमा हुआ वेयर आउट होने के बाद यहाँ पर सील फेस फंस जाता है, ये रिमूव नहीं कर पाता है। लेकिन इसमें ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, इसमें वेलो के हेल्प से ये सील फेस एक इसका क्लोजर आते जाता है, यानी कॉन्टेक्ट बनाए रखता है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट सील के टाइप के बारे में पढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू डिजाइन। तो अकॉर्डिंग टू डिजाइन मैंने बताया है कि 2 तरह के सील होते हैं, बैलेंस्ड एंड दूसरा जो है वो है अनबैलेंस्ड। 2 तरह के सील होते हैं। अब इसके बारे में आगे जानते हैं। देखिए जब हम लोग अनबैलेंस्ड और बैलेंस्ड सील के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पर हम लोग मैकेनिकल या फिर रोटेशनल बैलेंस के बारे में बात हम लोग नहीं करते हैं। वहाँ पर हम लोग बात करते हैं हाइड्रोलिक बैलेंस के बारे में। हम लोग हाइड्रोलिक बैलेंस के बारे में बात करते हैं, हम लोग मैकेनिकल या रोटेशनल बैलेंस के बारे में बात नहीं करते हैं, वो हाइड्रोलिक बैलेंस के बारे में बात करते हैं। और हाइड्रोलिक बैलेंस क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए एक होता है क्लोजिंग फोर्स, दूसरा होता है ओपनिंग फोर्स। अब एक क्लोजिंग फोर्स और ओपनिंग फोर्स क्या है मैं आपको भी दिखाता हूँ। देखिए ये हमारा है सील फेस, एक ये है रोटरी सील फेस और एक ये है स्टेशनरी सील फेस, ठीक है। तो अब इनके बीच कॉन्टेक्ट बनाए रखने के लिए इनके अपोजिट में जो फोर्स लगेगा वो मतलब सर्विस फ्लूइड या फिर ये स्प्रिंग की मदद से, जिसकी मदद से अगर इनके अपोजिट में फोर्स लगता है दोनों को आपस में कांटेक्ट बनाए रखने के लिए, तो इसको कहते हैं क्लोजिंग फोर्स, ठीक है। और
यहाँ पर जहाँ पर ये लोग दोनों मीटिंग कर रहे हैं, जहाँ पर ये लोग दोनों आपस में कॉन्टेक्ट बनाए हैं, यहाँ पर फ्लशिंग लिक्विड के द्वारा या फिर सर्फेस लिक्विड के द्वारा अगर इस दोनों को अलग करने के लिए, ठीक है, डिस्कनेक्ट करने के लिए दोनों को, अगर यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है उसको हम कहते हैं ओपनिंग फोर्स, ठीक है, ओपनिंग फोर्स उसको कहते हैं। और इधर से जो फोर्स लग रहा है इन दोनों को आपस में कॉन्टेक्ट बनाए रखने के लिए उसको कहते हैं हम क्लोजिंग फोर्स। ओके, तो बस यही ओपनिंग फोर्स और क्लोजिंग फोर्स यही है कि दोनों सील फेस को आपस में कॉन्टेक्ट में बनाए रखने के लिए इनके अपोजिट में जो फोर्स लगता है उसको कहते हैं क्लोजिंग फोर्स। और इन दोनों सील फेस को ओपन करने के लिए यानी कि डिस्कनेक्ट करने के लिए जो फोर्स यहाँ पर लगेगा, ठीक है, इन दोनों को फेस पर जो इधर फोर्स लगेगा उसको हम लोग कहते हैं ओपनिंग फोर्स। तो इसी क्लोजिंग फोर्स और ओपनिंग फोर्स की बेसिस पर हम ये बताते हैं कि कौन सा सील जो है वो बैलेंस्ड है और कौन सा अनबैलेंस्ड सील है। देखिए आप लोग तो ये बेसिक कैलकुलेशन जानते होंगे, प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स बटा एरिया। ओके, अब अगर हम एरिया इधर क्या है, इधर से इधर भागा में है, इधर लाएंगे इधर गुना में आएगा, ठीक है, तो फोर्स गुना एरिया इक्वल टू प्रेशर गुना एरिया इक्वल टू फोर्स होगा। इधर प्रेशर है, इधर जो एरिया है वो उधर डिवाइड में, इसको इधर लाएंगे तो इधर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तो प्रेशर गुना एरिया जो है वो फोर्स हो जाएगा, ठीक है। अब इसी को हम उलटते हैं, फोर्स इधर और प्रेशर गुना एरिया इधर ले लिए हैं। ओके, तो अब ये बताइए कि प्रेशर अगर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, तो एरिया के इंक्रीज होने से फोर्स इंक्रीज होगा। ओके, यानी कि प्रेशर अगर कांस्टेंट है, प्रेशर फ्लक्चुएट नहीं कर रहा, बढ़ नहीं रहा है अपना, मतलब कांस्टेंट है, मतलब 10 kg प्रेशर है तो 10 kg प्रेशर है, बढ़ घट नहीं रहा है। तो एरिया अगर बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा, एरिया अगर घटेगा तो प्रेशर भी घटेगा, फोर्स भी घटेगा। यानी कि जब प्रेशर कांस्टेंट है तो फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एरिया के, यानी कि एरिया बढ़ रहा है तो फोर्स भी बढ़ रहा है, एरिया घट रहा है तो फोर्स भी घट रहा है। ओके, तो अब एक नया टर्म आता है सील बैलेंस रेशियो। वो बैलेंस्ड सील और अनबैलेंस्ड सील में डिफरेंशिएट क्रिएट करने के लिए एक टर्म आता है सील बैलेंस रेशियो आता है। ओके, तो इसको कैसे डिफाइन किया जाता है मैं बताता हूँ अभी। देखिए बैलेंस रेशियो, ठीक है, बैलेंस रेशियो के ही आधार पर हम लोग बताते हैं कि सील बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है। तो ये है एरिया, ये एरिया है किसका, क्लोजिंग फोर्स का, यह है क्लोजिंग फोर्स का एरिया, इसलिए एरिया आप सी लिखें। यह है ओपनिंग फोर्स का एरिया, ठीक है। अगर ए ग्रेटर देन या इक्वल टू 1 होगा, इक्वल टू 1 या ग्रेटर देन 1 होगा तो इसको हम अनबैलेंस सील बोलेंगे। और अगर एरिया ऑफ क्लोजिंग और एरिया ऑफ ओपनिंग जो है वो लेस देन 1 होगा उसको हम बैलेंस्ड सील बोलेंगे। कैसे, ये क्या हुआ आपको मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पर ये इतना एरिया पर इधर से आपको प्रोसेस फ्लूइड इधर से फोर्स लगा रहा है, अगर इधर स्प्रिंग होगा
तो वो भी फोर्स लगाएगा। यानी कि इतना एरिया पे लग रहा है इधर फोर्स, इसको क्लोज करने के लिए, ठीक है। ओपन करने के लिए इतना, ये सील फेस का जो इतना एरिया है, इतना पे ओपन करने के लिए इतना पे फोर्स लग रहा है। ओके, यानी कि ये वाला एरिया ओपनिंग फोर्स का एरिया और क्लोजिंग फोर्स का एरिया, दोनों का रेशियो निकालेंगे। सबसे पहले ऊपर में रखते हैं हम लोग क्लोजिंग फोर्स का एरिया, और नीचे रखते हैं ओपनिंग फोर्स का एरिया। अगर ये ग्रेटर देन या इक्वल टू 1 आया तो यह अनबैलेंस्ड होगा, ठीक है। और अगर ये लेस देन 1 आया तो ये बैलेंस्ड होगा। देखिए यहाँ पर इधर से जो प्रोसेस फ्लो जो प्रेशर डाल रहा है वो इतना एरिया पर डाल रहा है, ठीक है। इधर जो है, इधर ये जो सील फेस का एरिया इतना है, इतना पे ओपनिंग फोर्स लगता है। मैंने आपको पीछे बताया कि सील फेस के एरिया पर ओपनिंग फोर्स लगता है और सील फेस के अपोजिट साइड पर क्लोजिंग फोर्स लगता है। देखिए मैंने आपको इधर बताया है कि जो सील फेस के एरिया है, जो सील फेस के एरिया है, यहाँ पर ओपनिंग फोर्स लगता है और इधर क्लोजिंग फोर्स लगता है। अपोजिट साइड में क्लोजिंग फोर्स लगता है। ये सब डिपेंड करता है सील के डिज़ाइन पर कि सील का डिज़ाइन कैसा है। इसका डिज़ाइन इस तरह से है कि ये क्लोजिंग फोर्स का जो एरिया है वो ज़्यादा हो जा रहा है ओपनिंग फोर्स से, और जिसकी वजह से रेशियो जो है वो 1 से ज़्यादा हो जा रहा है। जाहिर सी बात है, ये एरिया ज़्यादा है, एरिया कम है, तो क्लोजिंग फोर्स बटे ओपनिंग फोर्स एरिया आपको हमेशा ज़्यादा मिलेगा, 1 से ज़्यादा मिलेगा। तो जब 1 से ज़्यादा मिलेगा तो यह अनबैलेंस्ड सील हो जाता है। और यहाँ पर सील का डिज़ाइन इस तरह से है कि क्लोजिंग फोर्स का एरिया और ओपनिंग फोर्स का एरिया अगर आप रेशियो निकालें तो आपको लेस देन 1 मिलेगा। यानी कि अगर क्लोजिंग फोर्स का एरिया और ओपनिंग फोर्स का एरिया अगर लेस देन 1 है तो वह बैलेंस्ड सील होता है। ये सब डिपेंड करता है सील के डिज़ाइन पर। जैसा जैसा सील का रिक्वायरमेंट होता है वैसा उसका डिज़ाइन होता है, लेकिन ज़्यादातर सील आपको बैलेंस सील मिलेंगे, क्योंकि बैलेंस सील का बहुत बड़ा एडवांटेज है। आपको बैलेंस्ड सील मिलेंगे ज़्यादातर केस में, आपको यह मिलेगा। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ बैलेंस्ड सील का क्या ऐसा एडवांटेज है जो ज़्यादातर हम लोग बैलेंस्ड सील का ही यूज करते हैं। तो बैलेंस्ड सील का ये एडवांटेज है, लेस हाइड्रोलिक फोर्स एक्टिंग ऑन सील फेस। बैलेंस्ड सील में लेस हाइड्रोलिक फोर्स कैसे? तो चूँकि आप इधर देखें, तो बैलेंस्ड सील में ये जो आपका सील फेस है, जो आपका सील फेस है यहाँ पर आपको प्रेशर कम लगेगा एज कम्पेयर टू अनबैलेंस्ड सील, क्योंकि अनबैलेंस्ड सील में इतने एरिया में इधर से प्रेशर लगाया जा रहा है, क्योंकि बैलेंस्ड सील में इतना एरिया में इतना कम एरिया में प्रेशर लगाया जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर कम फोर्स आपको मिलेगा। यहाँ पर कम फोर्स लगेगा, इस पर ज़्यादा फोर्स लगेगा। तो यहाँ पर आपको लेस फोर्स यहाँ पर लगेगा, जिसकी वजह से लेस हाइड्रोलिक फोर्स एक्टिंग ऑन द सील फेस, जो हमारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ऐसा होने से हमारा वियर का चांसेस बहुत कम हो जाता है। क्योंकि अगर ज़्यादा फोर्स लगेगा सील फेस पे तो वहाँ पर ज़्यादा वियर होगा, ज़्यादा फ्रिक्शन होगा। ओके, जनरेट लेस हीट जनरेट करने का मतलब कि अगर वहाँ पर ज़्यादा फोर्स नहीं लगेगा, कम फोर्स लगेगा, तो वहाँ पर कम फ्रिक्शन होगा, और कम फ्रिक्शन होने की वजह से कम हीट जनरेट होगा, लेस हीट जनरेट होगा, ठीक है। हायर प्रेशर लिमिट, इसको हम लोग हायर प्रेशर एप्लीकेशन में भी यूज करते हैं। कैन हैंडल लिक्विड विथ पुअर लुब्रिसिटी एंड वेरी हाई वेपर प्रेशर, ठीक है।
पुअर लुब्रिसिटी कहने का मतलब है, मान लीजिए ये सील फेस है, अगर इन दोनों के बीच में ज़्यादा फोर्स लगेगा, क्लोजिंग फोर्स, तो अगर वहाँ पर लुब्रिकेंट रहेगा भी ना, तो फिर भी वहाँ पर ज़्यादा वियर होने का चांस रहेगा। लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा लिक्विड को हम लोग डील कर रहे हैं, कोई ऐसा कर रहे हैं, कोई लिक्विड को जिसको लुब्रिसिटी कम है, यानी कि कम इसका लुब्रिसिटी है, तो वहाँ पर अगर इसका क्लोजिंग फोर्स कम भी रहेगा ना, तो वहाँ पर आसानी से काम कर सकता है, आसानी से वियर आउट कम होगा, हीट जनरेशन कम होगा। क्योंकि ज़्यादा अगर इधर इसको प्रेशराइज करके रखा जाएगा, तो अगर लुब्रिकेंट भी रहेगा तो उसमें ज़्यादा हीट जनरेट होगा, ज़्यादा वियर आउट होने का चांस है। तो इसी वजह से हम लोग बैलेंस्ड सील का पूर्ण लुब्रिसिटी में भी यूज कर लेते हैं। डिसएडवांटेज तो अब यही है कि ये हायर कॉस्ट है, थोड़ा कॉस्टली होता है, और वेरी माइनर लीकेज एक्सपेक्टेड, इसका डिसएडवांटेज है। ठीक है। अनबैलेंस्ड सील, अनबैलेंस्ड का सील का एडवांटेज क्या है कि यह इनएक्सपेंसिव होता है, नहीं सस्ता होता है, लेस लीक इसमें मतलब कि बैलेंस्ड सील के कंपेरिजन में लेस लीक होता है। लेस लीक कैसे हुआ? क्योंकि ये हमेशा क्लोज, मतलब कि इसमें आपको क्लोजिंग फोर्स ज़्यादा होता है, तो हमेशा आपको क्लोज बनाए रखेगा। यह जो सील फेस है, ये हमेशा आपको क्लोज, हमेशा आपको कॉन्टेक्ट में बनाए रखेगा, क्योंकि इसमें आपको क्लोजिंग फोर्स ज़्यादा होता है, तो हमेशा आपको कॉन्टेक्ट बनाए रखेगा, तो लीकेज होने का चांस बहुत ही कम है। ठीक है। स्टेबल व्हेन सब्जेक्टेड टू वाइब्रेशन, मिसअलाइनमेंट एंड कैविटेशन, बिल्कुल, क्योंकि जब फोर्स ज़्यादा लग रहा है तो हमेशा कॉन्टेक्ट में रहेगा, हमेशा मतलब सीलिंग बनाए हुए रखेगा। अगर थोड़ा बहुत वाइब्रेशन भी हुआ, मिसअलाइनमेंट थोड़ा सा हुआ है, तो इतना कॉन्टेक्ट बनाए रहेगा, स्टेबल रहेगा। लेकिन बैलेंस्ड में क्या होगा कि उसमें क्लोजिंग फोर्स ज़्यादा नहीं रहता है एज कम्पेयर टू अनबैलेंस्ड से। तो इसमें क्या होगा, थोड़ा सा बहुत अगर वाइब्रेशन हुआ तो थोड़ा बहुत हिलेगा डोलेगा, ठीक है, जिसके कारण से लीकेज हो सकता है, ये स्टेबल नहीं रहता है। ठीक है। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है? हायर हाइड्रोलिक फोर्स एक्टिंग ऑन सील फेस, जब हायर हाइड्रोलिक फोर्स जब सील फेस पे एक्ट करेगा तो वहाँ पर ज़्यादा हीट जनरेशन होगा। ठीक है, ज़्यादा वहाँ पर वियर आउट होगा मटेरियल का, ये डिसएडवांटेज है। लो प्रेशर लिमिट एप्लीकेशन, इसको लो प्रेशर लिमिट यानी कि लो प्रेशर वाले पंप में इसका यूज करते हैं। हाई टेम्परेचर एट द सील फेस, बिल्कुल जब यहाँ पर क्लोजिंग फोर्स ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू ओपनिंग फोर्स, तो यहाँ पर एकदम पूरा सीलिंग बनल रहेगा, एकदम पूरा मतलब कि पूरा